Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with arrest of persons in BNSS. ठीक है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है अंडर BNSS और कब उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं एंड व्हाट आर ऑल द रूल्स रिलेटेड टू द अरेस्ट. ठीक है, तो अरेस्ट ऑफ पर्सन्स हम पढ़ेंगे. ये चैप्टर 5 ऑफ BNSS में दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 35 के जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने बेयर एक्ट से बनाए हुए हैं वो देखते हैं कहाँ पे. दिस इज सेक्शन 35 आई हैव हियर. ठीक है, ये हमारा सेक्शन 35 है. इसका टाइटल है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट. ठीक है, पुलिस कब किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है. बिना वारंट के अरेस्ट कब करते हैं? जब कॉग्निजेबल केस का एक सस्पिशन रहता है. ठीक है, या फिर अक्यूज्ड को कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो है चार्ज किया जाता है, तब आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं. तो इसमें वही बता रहे कि आप कब कब कर सकते हो, व्हाट आर द सिचुएशंस. ओके, पहला सब सेक्शन बोल रहा है एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट व्हेन. नाउ वी हैव ABCD. ठीक है, बहुत सारे विद इन हमको बहुत ज़्यादा वो दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो विल डील विद इट वन बाय वन. पहले वो बोल रहे हैं एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट. फर्स्ट इट सेज अ पर्सन व्हेन अ पर्सन कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. तो पहला तो कंडीशन ये है कि जब कोई पर्सन एक पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है. ठीक है, या हमने कंप्लेन नहीं किया पुलिस स्टेशन में जाके कि किसी ने ऑफेंस कमिट किया है, पुलिस ऑफिसर ने खुद देखा है या उस पर्सन ने पुलिस ऑफिसर के सामने ऑफेंस कमिट किया है. ठीक है, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर विल अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट अ वारंट. पहला ए ये बोलता है. ठीक है, नाउ बी स्टेट्स दैट अ रीजनेबल सस्पिशन, अ रीजनेबल कंप्लेंट और अ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन. इन्फो इज इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. सो इन तीन कंडीशन में जब आपके पास कोई कंप्लेन, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सस्पिशन जो है exist that he has committed a cognizable offense. He means here he is accused. ठीक है, जब आपको पुलिस स्टेशन में आके कोई कंप्लेन करे, कोई इन्फॉर्मेशन दे या फिर आपको ऐसा कोई सस्पिशन हो कि इस पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है विच इज़ पनिशेबल फॉर लेस देन 7 years और अप टू 7 years विद और विदाउट फाइन. ठीक है, ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि 7 साल या उससे कम के लिए पनिशेबल है, ऐसा अगर कोई ऑफेंस किया है. ठीक है, उसके बाद भी इस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी देर आर सम कंडीशंस जो कि आप पे दी हुई है, जो कि बेयर एक्ट में भी दी हुई है. ये कंडीशंस हैं, इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ओनली देन. ठीक है, अब आप किसी की पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो. ठीक है, इवन विदाउट वारंट. अब वारंट क्या होता है ना, एक ऑफिशियल ऑथराइजेशन हो जाती है कि हाँ आप इस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो. ओके, बट विदाउट वारंट के आप जब किसी की पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो, किसी पर्सन को आप डिटेन कर रहे हो, उसको अरेस्ट कर रहे हो ना, तो देर आर वेरी स्पेशल स्पेसिफिकेशन जो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड कि रीजंस क्या थे अरेस्ट के. तो पहला तो बी में बोल रहे हैं कि ईदर यू गेट एनी ऑफ दिस कंप्लेन, इन्फो, सस्पिशन मिलता है आपको कि किसी पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है. अगेन ठीक है, अब अरेस्ट विदाउट वारंट हो रहा है तो अगेन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में ही होगा. बट वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का नेचर क्या है? पनिशेबल है अप टू 7 years ईदर या अप टू लेस देन 7 years. ठीक है, विद और विदाउट फाइन. ठीक है, और नेक्स्ट फिर उसके साथ आपकी कुछ कंडीशंस और सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो कंडीशंस क्या है? पहला इट स्टेट्स पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस. ठीक है, अब आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक रीज़न है बिलीव करने का, पुलिस ऑफिसर बिलीव कर सकती है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है और वो पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो आप उस कंडीशन पे उसको अरेस्ट करो. सेकेंड स्टेट्स दैट पुलिस ऑफिसर थिंक्स अरेस्ट इज़ नेसेसरी. अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट नेसेसरी है, किस बेसिस पे? फर्स्ट इज़ टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अनदर ऑफेंस. ठीक है, जब भी कोई पर्सन 7 साल से या 7 साल तक का, 7 साल से कम या 7 साल की सज़ा का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसका अरेस्ट ज़रूरी है, क्यों? ताकि वो दूसरा कोई ऑफेंस ना करते, तब आप उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो. ठीक है, when you have to arrest when police officer thinks that arrest is necessary to prevent further commission of any other crime. ठीक है, बी क्या बोल रहा है? पुलिस ऑफिसर believes that ओके ये जो है ना, ये सेकंड, जो बी है वो सेकंड के अंदर ही आता है. ठीक है, इट्स ऑल्सो गिवन इन द बेयर एक्ट. ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये बेयर एक्ट्स में भी दिया हुआ है. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है.
फर्स्ट इज टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी अदर ऑफेंस। अब सेकंड क्या है, बी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करते हैं, पुलिस जितने भी ऑफिसर्स हैं वही करते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर उनको लगता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है तो दे कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। थर्ड इज टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर, टैम्परिंग विद एविडेंस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सी कंडीशन क्या है, अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि अगर उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया तो एविडेंस टैम्पर हो सकता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ठीक है, एविडेंस को वो बेसिकली ख़त्म कर सकता है या एविडेंस ना पहुँचे कोर्ट तक, ऐसा वो कोई काइंड ऑफ ही कैन कॉज सच ट्रेजेडी। ओके, उस केसेस में भी पुलिस कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट द वारंट। ठीक है, इफ़ ही हैज़ कमिटेड, इफ़ ही इज़ एलिज्ड ऑफ कमिटिंग एन नॉन cognizable offense. ठीक है, not non-cognizable, cognizable. Now D says to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to the police officer. नाउ डी क्या बोल रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन जिसको एलिज किया गया ऑफेंस के लिए, जिसको अक्यूज्ड किया, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है पुलिस स्टेशन में, वो पर्सन को अगर अरेस्ट नहीं किया गया डी के अंडर, इफ़ ही इज़ नॉट अरेस्टेड देन वो पर्सन कोई भी इंड्यूसमेंट बेसिकली मतलब कि इन्फ्लुएंस कर सकता है वो किसी को, वो थ्रेट या प्रॉमिस किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको केस के फैक्ट्स पता है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या होता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब पूरी केस की स्टोरी पता है कि क्या ऑफेंस हुआ, किसने किया, किसने देखा, आई विटनेस कौन थे। ठीक है, ये होते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, जो केस के आसपास होता है। मूट कोर्ट में भी जो मूट प्रपोजिशन आती है ना उसको फैक्ट्स ऑफ द केस बोलते हैं, राइट। इफ़ आई एम ट्राइंग टू बी लाइक, इफ आई होप यू कैन रिलेट टू दैट। मूट कोर्ट अगर इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड तो जो भी मूट कोर्ट की मूट प्रपोजिशन आती है उसको फैक्ट्स ऑफ द केस बोलते हैं। तो अगर कोई भी बंदा जो कि ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है, अगर वो ऐसा कोई काम कर दे जिससे कि ऐसा कोई काम मतलब ऐसा कोई इंड्यूसमेंट, ऐसा कोई थ्रेट या ऐसा कोई प्रॉमिस, या तो वो किसी बंदे को थ्रेट दे कि अगर तूने कोर्ट में जाके फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब कोर्ट में जाके कुछ भी बोला इस केस के बारे में, ठीक है, तो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा। या तो वो प्रॉमिस करे कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरे को ऐसे पैसे दूंगा, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, तो जाके कोर्ट में इसकी गवाही या इसके फैक्ट्स मत बताना। ठीक है, अगर वो अक्यूज जो है वो ये करे, देखो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस हो चुका है, हियर वी आर डीलिंग, दिस इज़ नॉट टैम्परिंग, दिस इज़ बेसिकली ट्राइंग टू, देखो अब हम टैम्परिंग ऑफ एविडेंस कर रहे थे, जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो एविडेंस नहीं होते, वो बेसिकली फैक्ट्स होता है। तो डिस्क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्स जो है अगर वो उसको किसी न तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भी पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन नहीं, आई थिंक अंडर डी बेसिकली, इट्स नॉट सब सेक्शन, इज जस्ट अ पॉइंट। सो अंडर डी Then E we have as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया तो वो बुलाने पे कोर्ट के सामने नहीं आएगा तो भी वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द पुलिस ऑफिसर शॉल रिकॉर्ड while making such arrest his reasons for writing. Especially obviously if you are making an arrest you have to record your reasons for writing. आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो उसके रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। प्रोविजन क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शॉल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। अब अगर इस सब सेक्शन के अंडर उसने अरेस्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया उसके रीजंस भी आपको देने पड़ेंगे अंडर दिस प्रोविजन। ठीक है, ओके लेट्स जस्ट डू इट अगेन, एक बार देख लेते हैं बी क्या बोल रहा है। सिंपल है, बी डज नॉट स्टेट्स मच, बस वो लिखा दूसरे 3-4 वे में लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली बी हमारा ये है ना, सिंपल है, रीजनेबल कंप्लेन आपकी पुलिस ऑफिसर को गई है, पुलिस ऑफिसर को ये कंप्लेन गई है कि आपने किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल फॉर अ टर्म विच मे बी फॉर 7 years और विच मे बी लेस देन 7 years। ठीक है, तो ये कंप्लेन गई है आपकी। तो इस कंप्लेन के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है कि आपने ये ऑफेंस किया है तो वो आपको अरेस्ट करता है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है, अगर पुलिस ऑफिसर को ये सब लग रहा है कि आप कोई और फर्दर ऑफेंस कर सकते हो, आपका अरेस्ट इसलिए ज़रूरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, उस पर्सन का अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एविडेंस को टैम्पर कर सकता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसका अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उसके लिए किसी भी पर्सन को थ्रेट या इंड्यूस या फिर प्रॉमिस ना करे, या फिर इसलिए ताकि प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट इज़ ensured। ठीक है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर कैन मेक दी अरेस्ट विदाउट वारंट। नाउ विल गो फॉर सी। अब ये सी जो है ना वो इसी का कंटिन्यूएशन है।
इस वाले का ही कि व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन मेक अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो सी क्या बोल रहा है, अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine, with death sentence, and police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। ठीक है, ये भी वही बोल रहा है, बट इसमें क्या है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन ये आई है कि द पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस विच इज़ मोर देन 7 years और विच इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें ना इतनी ज़्यादा जो कंडीशंस यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे जो हमने कंडीशंस पढ़ी वो नहीं दी हैं। ठीक है, सिंपली बोला जा रहा है कि इफ़ द ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव, तो वो बेसिकली उसको अरेस्ट कर सकते हैं अगर ऑफिसर को लगता है। सिंपल। ठीक है, अब क्यों नहीं दी हुई है, द रीज़न बीइंग इज़ कि जो ऑफेंस की ग्रेविटी है, ठीक है, अब पनिशमेंट बढ़ गई है तो आप समझ सकते हो कि ऑफेंस की ग्रेविटी, उसका ऑफेंस भी ज़्यादा होगा, जो उसका उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है वो उसने ऑफेंस की जो ग्रेविटी है वो भी ज़्यादा बुरा ऑफेंस किया है उसने, तब इतना कुछ आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पुलिस को अगर लग रहा है कि उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है, देन ही कैन अरेस्ट। इसलिए इस वजह से, बिकॉज द ऑफेंस इज़ ऑफ ग्रेटर नेचर, इस वजह से पुलिस को इतना सब कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना सबसेक्शन सी में। ओके, दे कैन अरेस्ट इट राइट there अगर उनको लगता है, if he has the reason to believe on the basis of the information। okay, now D, who has been proclaimed as an offender either under the संहिता or by the state government। proclaimed as an offender मतलब जिसको घोषित कर दिया कि ये बंदा जो है offender है। होता है कभी कभार कि अगर कोई पर्सन मिल नहीं रहा होता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है। ठीक है, तो इट इज़ दैट, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट या बाय संहिता। ठीक है, देन ई सेज इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। ओके ओके, तो ई में क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट तब अरेस्ट कर सकता है जब उसके पास, उस पर्सन के पास उसको कोई ऐसी चीज़ मिली है जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जैसे कि पुलिस स्टेशन में किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि एक कार चोरी हो गई है। ठीक है, अब पुलिस उसको ढूंढने में लग गई। ठीक है, ढूंढ रही है पुलिस। ओके, फिर उसके बाद किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को एक बंदा वही सेम चोरी की हुई कार जो है चलाते हुए मिल गया। ठीक है, तो नाउ दैट पुलिस ऑफिसर कैन डेफिनेटली अरेस्ट दैट पर्सन बिकॉज बेसिकली उसको ऐसी कोई चीज़ मिली है जो कि सस्पेक्टेड है एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, है ना, तो तब वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड, इट हु मे हैव रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। और ऑब्वियसली जिसके पास हमको वो कार मिली है, जो उसको चलाते हुए पकड़ा गया है, हम उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो उसी ने चोरी की होगी, वो ऑफेंस, चोरी का ऑफेंस उसी ने ही किया होगा कार के रिस्पेक्ट पे, है ना, तो वो पर्सन जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। देन वी हैव एफ, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। एफ सिंपली ये बोल रहा है जब कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर कोई पर्सन उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, पहला वो, और दूसरा ये कि अगर कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी मतलब पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट करके जेल में रखा हुआ है और वो पर्सन वहाँ से भाग गया हो या फिर अटेम्प्ट कर रहा हो वहाँ से भागने की, तब द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, देन वी हैव हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। डिजर्टर फ्रॉम द एनी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, डिजर्टर का मतलब होता है बेसिकली आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन में देखो कौन कौन आता है, नेवी आती है, आर्मी आती है और अपना एयर वाले आते हैं। ठीक है, सो एयर, नेवी एंड आर्मी में से अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो उनको छोड़ के भाग चुका है, मतलब कि ऐसा कोई जो कि एब्सकॉन्ड कर चुका है, मतलब वहाँ से उनको छोड़ दिया उसने यूनियन फोर्सेस को, आर्म्ड यूनियन फोर्सेस को, और वो भाग चुका है उस, मे बी इन अ वॉर इट कैन बी, और मे बी अदरवाइज अगर वो अपनी ड्यूटी से भाग गया। ठीक है, तो द पुलिस कैन अरेस्ट। एच है हु हैज़ बिन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड or credible information has been received or reasonable suspicion exists out of his having concerned an act committed in place out of India if committed would have been punishable in offence of which he is committed and relating to extradition otherwise liable to be apprehended। Simply basically any person जो कि जिसके खिलाफ हमको एक कंप्लेन आई है, जिसको पुलिस स्टेशन पे एक पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन के अगेंस्ट ए कंप्लेन आई है, एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता है कि उस पर्सन ने इंडिया के बाहर, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया में कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि अगर वो इंडिया में करता तो वो पनिशेबल होता। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जैसे कि मर्डर हो गया, कोई भी हो गया। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आई है कि किसी पर्सन ने इंडिया के बाहर ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि अगर वो इंडिया में करता तो वो पनिशेबल होता उस ऑफेंस के लिए। ठीक है,
and for which he is under any law relating to extradition or otherwise is liable to be apprehended or detained in custody, and for which under any law relating to extradition, ठीक है। और उस ऑफेंस के लिए जो उसने भले आउट ऑफ इंडिया में किया हो बट जो इंडिया में पनिशेबल है, आईपीसी या आईपीसी नहीं, अब तो बीएनएस आ गया, तो बीएनएस के अंडर अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है और वो पर्सन एक्स्ट्राडिशन लॉ, एक्स्ट्राडिशन लॉ क्या होता है ना, बेसिकली इट्स एन इंटरनेशनल लॉ। सो एक्स्ट्राडिशन में क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में क्राइम करके वो बाहर भाग जाता है, समझ लो वो कोई भी पर्सन लंदन चला गया, दुबई चला गया, कहीं भी चला गया, ठीक है, कोई भी स्कैम, जैसे बहुत सारे स्कैम्स भी हुआ है इंडिया में, ठीक है, वो पनिशेबल होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो लोग फटाक से फ्लाइट पकड़ते हैं, इंडिया से बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो अगर उस बंदे को पकड़ना है जिसने इंडिया में क्राइम किया है बट वो इंडिया से बाहर जा चुका है, इंडिया का क्योंकि जो लॉ है वो टेरिटोरियल है, राइट, इंडियन की टेरिटरी, इंडिया टेरिटरी के अंडर ही जो लोग क्राइम करते हैं उनको ऑफेंस के लिए आप पनिश कर सकते हो। जो भी एक बार बाहर चला गया उसको कैसे पनिश करोगे। तो जो हमारे इंटरनेशनल लॉ है एक्स्ट्राडिशन का, वो एक्स्ट्राडिशन का जो लॉ होता है वो बेसिकली क्या करता है ना, अंडर एक्स्ट्राडिशन अगर कोई पर्सन जिसने इंडिया में ऑफेंस किया है वो अगर लंदन चला गया तो लंदन के लोग उसको इंडिया में वापस भेज सकते हैं अंडर एक्स्ट्राडिशन लॉ, ठीक है। तो वही होता है, अगर कोई पर्सन जिसने इंडिया, अब एच क्या बोल रहा है, एच बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जिसने इंडिया के बाहर ऑफेंस किया, राइट, कोई और कंट्री में किया, कोई और स्टेट, कोई और कंट्री किसी सिटी या स्टेट में किया है, बट वो ऑफेंस उतना ही पनिशेबल है इंडिया में भी, वो सेम ऑफेंस, ठीक है। और उस लॉ के अंडर और अंडर एक्स्ट्राडिशन लॉ के अंडर उसको कस्टडी में लेने का आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन लॉ के अंडर आप उसको कस्टडी में ले सकते हो, तो यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट, ठीक है। एच ये बोल रहा है कि पहला तो कि आपको कोई ऐसी कंप्लेन आई है उस पर्सन के अगेंस्ट, आपका ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आई है उस पर्सन के अगेंस्ट कि उसने ऐसा कोई क्राइम किया है इंडिया के बाहर किया है, ठीक है, इंडिया में नहीं किया, इंडिया के बाहर किया है, बट अगर वो इंडिया में करता तो वो ऑफेंस पनिशेबल होता है, ठीक है। इंडिया में नहीं किया और एट द सेम टाइम आप उसको किस लॉ के अंडर जो है डिटेन कर रहे हो, आप किस लॉ के अंडर उसको आप कस्टडी में ले रहे हो, एक्स्ट्राडिशन लॉ के अंडर, ठीक है। अंडर एनी एंड फॉर अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन ही इज लायबल टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया, ठीक है, तब यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट, दैट व्हाट एच सेज, ठीक है। आई सेज हु बीइंग a released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of 394. रिलीज्ड कन्विक्ट मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि कन्विक्ट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए, फिर उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, रिलीज़ कर दिया गया है, और वो कोई भी ऐसे रूल को ब्रेक करता है जो कि 394 के 5 सबसेक्शन में दिया हुआ है। अब 394 के सबसेक्शन में 5 में क्या दिया हुआ है, इफ़ एनी ऑफ द रूल इन दैट इज़ इट्स ब्रीच्ड, इट्स वायलेटेड, देन वो पर्सन जो है उसको यू कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। देन जे है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड दैट रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड इन ऑफेंस और अदर कॉज विच द अरेस्ट टू बी मेड एंड इट अपीयर्स, कहाँ गया, it appears therefrom that the person might lawfully be arrested with a warrant for ओके सिंपल है। रिक्विजिशन क्या आ रहा है, मतलब जैसे कि क्या होता है ना कभी कभार कि एक पुलिस स्टेशन से कोई दूसरे पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर जो है रिक्विजिशन रिक्विजिशन मतलब कि बताते हैं कि ये पर्सन ने ये ऑफेंस किया है। इस कब अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ना, जब दो पुलिस स्टेशन अलग अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है, और क्राइम कहीं पे हुआ रहता है, बट वो जो क्रिमिनल है, वो जो अक्यूज्ड पर्सन है, वो दूसरे पुलिस स्टेशन के टेरिटरी में आता है, तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट वाला पुलिस स्टेशन है ना, पुलिस ऑफिसर, वहाँ का पुलिस ऑफिसर जो है वो दूसरे पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर को एक बेसिकली डॉक्यूमेंट में अपना रिटर्न हो चाहे ओरल हो, वो बोलता है कि ये पर्सन, ये नाम है उसका, ये फ़ोटो है उसकी, ये आपको इस जगह पे मिल जाएगा, इसने ये ऑफेंस किया है, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ दिस ऑफेंस, ठीक है। जब ऐसा कोई रिक्विजिशन आ रहा है देन दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड इट अपीयर्स फ्रॉम द रिक्विजिशन। अपीयर्स मतलब कि उस पुलिस ऑफिसर को भी लग रहा है दैट पर्सन इज़ कैन बी लॉफुली अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्विजिशन, तब आप उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है अभी तक के हमारे। अब लेट्स गो टू सबसेक्शन 2। अभी तक हम सबसेक्शन 1 कर रहे थे, ओके, नाउ दिस सबसेक्शन 2 विच स्टेट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। कोई भी पर्सन जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो बेसिकली अक्यूज्ड है या चार्ज्ड है, ठीक है, वो पर्सन जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए चार्ज्ड है उसका अरेस्ट बिना किसी वारंट या ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट के नहीं हो सकता। ये स्ट्रिक्टली सबसेक्शन 2 में बोले हैं, एक्सेप्ट
39 में। 39 में क्योंकि क्या होता है, 39 में अगर कोई पर्सन जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है वो आपको अपना एड्रेस और नाम नहीं बता रहा है तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर सकती है। तो 39 वो इसलिए एक्सेप्शन है काइंड ऑफ। तो 39 के अलावा कोई भी पर्सन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है वो उसका अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं हो सकता। सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट पुलिस ऑफिसर शॉल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड इन सबसेक्शन 1 इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received, a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। ठीक है, अब कोई भी पर्सन जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, कॉग्निजेबल मतलब कि अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है पर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। ठीक है, सब सेक्शन 1 में जो जो रीजंस दिए हुए हैं उसके अंडर वो अरेस्ट उसको नहीं कर रहा है, ही थिंक्स दैट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर उसको एक नोटिस दे सकता है उस पर्सन को कि there has been a complaint received against you and you have to commit or you have to commit you have to appear before the police officer or you have to appear at this place whenever we say, and that should be specified in the notice also कि आपको कब किस प्लेस पे आना, you should appear because आपके अगेंस्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट जो है वो आई है। ठीक है, सबसेक्शन 4 सेज दैट वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। सिंपली सबसेक्शन 3 में जो आपकी नोटिस आपको जारी की गई होगी you have to follow that notice, it's your duty। then we have subsection 5 where such person complies and continues to comply with the notice he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reasons to be recorded police officers of the opinion that he is ought to be arrested। simply जब सबसेक्शन 5 सेज दैट जब तक कि वो पर्सन जिसको नोटिस मिली है, ठीक है, वो उस नोटिस के रूल्स के और जितने भी इसके प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तब तक कि पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। देन ही शुड नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब उस ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस के लिए उसको नोटिस मिली है तब तक के उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो उस नोटिस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अनलेस पुलिस ऑफिसर फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि ही नीड्स टू बी अरेस्टेड अनलेस फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्ड, वो रीजन्स आपको पुलिस ऑफिसर को बताने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिसर को बताने पड़ेंगे रीजन्स कि वो क्यों अरेस्ट कर रहा है उस पर्सन को, जब वो नोटिस को फॉलो कर रहा है तब भी वो क्यों अरेस्ट कर रहा है। ठीक है, सबसेक्शन 6 where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such orders or may have been passed by competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice। Similarly अगर कोई पर्सन उसको फॉलो नहीं कर रहा है जो नोटिस में लिखा है, ठीक है, और वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं अपीयर हुआ, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सिंपली अगर कोई कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए होंगे उस बिहाफ में तो उनको फॉलो करते हुए ही विल अरेस्ट द पर्सन फॉर दैट ऑफेंस सिंपली। ठीक है, अभी तक हम लोग नोटिस की ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर वो नोटिस फॉलो नहीं करता है तो ही विल बी अरेस्टेड। देन वी हैव सबसेक्शन 7 इट सेज दैट नो अरेस्ट shall be made without prior permission of the officer not below the rank of deputy superintendent of police in case of an offence which is punishable for imprisonment less than 3 years and such person is infirm or is above 60 years of age। सिंपल है, कोई भी अरेस्ट you cannot carry out, कोई भी अरेस्ट you cannot carry out without the permission of officer of the rank of a deputy superintendent of police। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के परमिशन के बिना आप कोई भी अरेस्ट कैरी आउट नहीं कर सकते। किस केस में, उस केस में जो जिसमें ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो क्या है, लेस देन 3 years। ठीक है, इफ़ द ऑफेंस की पनिशमेंट लेस देन 3 years है और जो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो इन्फर्म है, इन्फर्म मतलब कि पुअर है, ठीक है, एंड और is above 60 years of age, either that person is infirm, sorry that's not a plus, that's an okay, either that person is an infirm person, ठीक है, or either he is more than 60 years of एज। तो उस केस में अगर कोई अरेस्ट करना है तो आपको पहले डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट्स इट, दैट वाज सेक्शन 34। बहुत लेंदी, थोड़ा लेंदी सेक्शन है ये, बट ठीक है, समझ जाओगे एक आध बार करके। दैट्स इट, वील बी डीलिंग विद फर्दर सेक्शंस in the next video for sure। Thank you for watching the video।